नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आज के ये जो वीडियो है, इसके अंदर एक कुमारी कन्या है। उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गुड़िया केवल 22-23 वर्ष की है और ये जो बिटिया है, थोड़े समय पहले इसी बिटिया का जैसे एक काउंसलिंग का सेशन हमने किया था और आध्यात्मिक समाधान का वीडियो भी इस बिटिया के केस के अंदर हमने डाला था। अगर आपको याद हो, जो वीडियो है उसका टाइटल था कि जैसे थंबनेल था उसमें था कि सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि इस बिटिया ने आज से कुछ वर्ष पहले एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप ले लिया था। ये अपने किसी रिश्तेदार के मतलब वहाँ पे कोई वेडिंग अटेंड करने के लिए गई हुई थी और ऐसा कुछ इस बच्ची के साथ हुआ था कि एकदम से ये सेकंड फ्लोर पे चढ़ी थी और सेकंड फ्लोर से ये नीचे कूद गई थी। वो भगवान की कृपा थी, बाय गॉड्स ग्रेस। बच्ची का समय नहीं आया था, अभी इसने बचना था। कई बार फरिश्ते आकर के बचा लेते हैं। तो जो बिटिया है वो मतलब कुछ नहीं हुआ था इनको, लेकिन सेकंड फ्लोर से कूद गई। सोचो कितना मानसिक त्रास होगा और क्या बच्ची के मन में चल रहा होगा कि एकदम से जा करके वहां से कूद ही गई। तो हमारा जो आध्यात्मिक समाधान का वीडियो था उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि बच्ची को आज यथारीति, पूर्व के जीवन में कुछ भी हुआ हो, पूर्व के जीवन की कोई भी कहानी हो, लेकिन आज उसको क्या स्टेप्स अपने जीवन के अंदर लेने चाहिए अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, कैसे उसको खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से उसको खुद को सशक्त बनाना चाहिए। तो जो आध्यात्मिक समाधान का जो वीडियो था वो इस चीज के ऊपर था कि आज आपको क्या करना है आपके जीवन के अंदर। लेकिन जो अभी का जो वीडियो है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ों पे काम करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के साथ काम करते हैं। एक एस्पेक्ट होता है कि आज आपकी परिस्थिति है, पूर्व के जीवन में कुछ भी हो, आज आपको क्या करना चाहिए, आज खुद को कैसे बाहर निकालना है, आज क्या पुरुषार्थ करना है, क्या प्रायश्चित, क्या पुरुषार्थ आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। फिर दूसरा जो मेन एस्पेक्ट है, हमारा जो लाइन ऑफ वर्क है, उसका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि देखिए, हमारे को अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन हम विक्टिम मेंटालिटी के अंदर हम कैद होते हैं। हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बुरा किया है ना? तो हम जो पुरुषार्थ हमारे को करना है, यानी कि जो स्टेप्स हमारे को लेने हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो एक्शन हमारे को लेना है, वो लेने में हम देरी कर देते हैं, क्योंकि हम तो यही सोचने में व्यस्त होते हैं कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं तो विक्टिम हूँ। तो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करता है और आपके वो रहस्यों को उजागर करता है कि आज आप अपनी यात्रा को, जो 22-23 साल का 30 साल की यात्रा आप समझ रहे हो, वो 30 साल की यात्रा नहीं है, यात्रा तो बहुत पुरानी है। तो ये बिटिया जो है, इसके पूर्व के जीवन में क्या निकल करके आया, वो हमारे आज के वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे और वीडियो के एंड में वो हमने इनको आज क्या करना है, या आध्यात्मिक समाधान वाला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो की जो एंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर वो वाला वीडियो भी लास्ट में आपको दिखाई देगा। तो अगर आप चाहेंगे तो इसी बच्ची का जो आध्यात्मिक समाधान वाला जो की स्टडी है उसको भी आप सुन सकते हैं। बच्ची के लिए बहुत-बहुत दुआएँ हैं, बहुत यंग है और बहुत कुछ अच्छा करे अपने जीवन के अंदर, इसी शुभ इच्छा के साथ। और क्या है कि मैसेज बहुत अच्छा मिला इनको इनके गाइड से ना, फर्दर इनको अपनी लाइफ में क्या करना है उसमें बहुत अच्छा गाइडेंस मिला इनको। इसीलिए ये बिटिया जो है, इसका केस सभी भाई-बहनों के साथ आज हम सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने नहीं किया है, इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारे टीम मेंबर ने किया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम ऑनलाइन आने पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और हमारी जो टीम है, उसके अंदर जो मतलब जो सशक्त भाई-बहन हैं, जो अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर के आते हैं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सभी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी टीम के अंदर वंदना बहन हैं, जिन्होंने इस बिटिया का फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्होंने किया और 2 पास्ट लाइफ्स तो बहुत क्लियर आई हैं और फिर तीसरी, चौथी कई पास्ट लाइफ्स के दृश्य झलकें इनके जो स्पिरिट गाइड हैं, उन्होंने भी बिटिया को दिखाई। तो बहुत अच्छा सेशन गया। तो हम प्रॉब्लम बता देते हैं बिटिया की कि क्या है। देखिए, 3-4 इसके अलग-अलग कंसर्न्स थे। ये बच्ची जो है हमेशा से ना एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहती है और जॉइंट फैमिली के अंदर इनका परिवार का जो बिज़नेस वगैरह है वो काफ़ी बड़ा है। इनके एक बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है और ये काफ़ी छोटी हैं उम्र में ना, अपने भाई-बहनों से अगर कंपेयर करें तो 10-12 साल छोटी हैं। अब इनके जो बचपन से समस्या ये रही है, बहुत बार ऐसे लोग
इनके जीवन के अंदर आए हैं जिन्होंने इनको असॉल्ट करने की, मोलेस्ट करने की कोशिश करी। जब छोटी बच्ची थी 8-10 साल की, तब भी कोई किस्सा हुआ था। फिर इन्हीं के घर का एक नौकर है, वो काफ़ी बुज़ुर्ग है वो, अब काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने भी इनको असॉल्ट करने की कोशिश करी थी। फिर जैसे आवन आते-जाते हैं बच्चे तो रिक्शे वाले ने कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी, इनको किडनैप करके लेकर के जा रहे थे। लेकिन कभी भी इनके जो घरवाले हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का सपोर्ट इनको नहीं दिखाया था, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ में रही। हालाँकि ऐसा कभी आगे बढ़ नहीं पाते थे ये लोग, ये बच जाते थे, है ना? अपने कुछ इनके पुण्य कर्म होंगे, बच जाते थे, लेकिन फिर भी इनके साथ बचपन से बदतमीज़ी बहुत बार होती आई है। हाँ, इसी प्रकार से एक जो किस्सा इन्होंने बताया जब ये कूद गई थी, तो ये अपनी ही एक रिलेटिव के वेडिंग के अंदर गई थी, जिसके अंदर इनका एक अपना कज़न, यानी कि भाई लगता होगा एक तरह से, है ना? कज़न्स में से ब्लड रिलेटिव इनको ऊपर कहीं लेकर के गया और उसके अंदर इनके साथ गलत करने की कोशिश करी और ये जैसे उसको फाइट बैक कर रही थी, लड़ रही थी उससे, तो उस जब ये सब हो रहा था, तो उसके अंदर इनका सगा भाई वहाँ पे आ गया। सगा भाई जब वहां पे आया तो उसने अपने कजिन को चांटे नहीं मारे, है ना? उसको ये नहीं कहा कि तू क्या कर रहा है बहन के साथ, है ना? ये नहीं कहा, वो नीचे गया। नीचे जा करके इनके अपने भाई ने इनकी माँ को बोला कि यहाँ पर आकर के भी देखो इसने यही अपनी हरकतें शुरू कर दी। मतलब इनके चरित्र के ऊपर ही लांछन लगा दिया भाई ने। ऐसे तो थोड़े नालायक भाई होते हैं ना। हमने आध्यात्मिक समाधान वाली वीडियो के अंदर भी बोला था कि उनको अपने रिश्ते, है ना, या समाज में दूसरों के सामने इमेज ज़्यादा प्यारी होती है, अपने जो घर की जो बेटी है, उसकी इज़्ज़त की वैल्यू कम है। तो इस बच्ची को सपोर्ट करने की जगह, ये वाली बात सबके सामने एकदम से रखी कि हमारे घर की जो बेटी है, इसका ही चरित्र अच्छा नहीं है। जिस चीज़ को ये जब इन्होंने देखा कि इनका भाई इनकी माँ को ये वाली बात बोल रहा है, एक्शन लेने के लिए नहीं बोल रहा है, ये वाली बात बोल रहा है, तो ये इनका एकदम से मानसिक संतुलन सा खो गया। ये सेकंड फ्लोर पे चढ़ी और वहाँ से ये कूद गई। अब जो इनकी माँ है, वो ही इनको कुछ समझती थी, बाकी सब लोग इनको कुछ समझते नहीं हैं क्योंकि ये अपनी उम्र में छोटी हैं, सभी कज़िन्स में छोटी-वोटी हैं और भाई-बहन भी 10-10, 12-12 साल इनसे बड़े हैं। तो जैसे कोई इनके साथ का नहीं है, कोई इनको समझना नहीं चाहता। एक इनकी माँ है, जो कि इनको समझती थी, अब उनकी जो है कैंसर के चलते इनकी मृत्यु हो गई उनकी, है ना? तो अपने पूर्व के जीवन के प्रतिगमन के माध्यम से एक तो ये बहन जानना चाहती थी कि मेरे जीवन में इमोशनल सहारा एक ही था, वो थी मेरी माँ। इतनी मैं छोटी हूँ अभी, देखो अभी 22 1 साल की हूँ और मम्मी की डेथ हुई ऑलरेडी काफ़ी कुछ समय हो गया है। तो ये बिटिया जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ कि इतने कम समय के अंदर मेरी माँ जो है वो मुझे छोड़ कर के चली गई हैं। उनका साया मेरे सर के ऊपर से उठ, क्योंकि माँ की भी एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। है ना? 47-48 के थे शायद, तो गुज़र गए वो। तो ये जानना चाहती थी कि भई मेरी माँ इतने कम उम्र में, जब मैं इतनी छोटी हूँ, मेरे सर से उनका जो साया है, वो क्यों उठ गया है? और ये जानना चाहते थे कि क्या इनकी जो माँ है वो मुक्त हो गई हैं या अभी भी वो भटक रहे हैं? तो इस चीज़ के ऊपर इनको क्लैरिटी लेना था। फिर ये जानना चाहते थे कि इतनी बार मेरे साथ गलत करने के लिए इतने सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर भी किसी पे भी कभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं अकेली और कमज़ोर हूँ और कोई मुझे नहीं समझना चाहता, तो ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? फिर एक तीसरी चीज़ है, जो ये बहन जानना चाहते थे। दरअसल ये एक जब इनके मम्मा बीमार थे, तो एक लड़का इनके जीवन के अंदर आया। शायद जब ये 12वीं कक्षा में थे या कॉलेज में थे, तब वो जो बच्चा है इनके जीवन के अंदर आया और वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था। सपोर्टिव था कि मतलब जैसे कि अब इनकी मम्मी बीमार है और ये, तो जैसे वो आएगा, इनकी मम्मी को दवाई वगैरह कराएगा, या जैसे मम्मी को हॉस्पिटल लेकर के जाना है और घर में कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो बच्चा इनकी मम्मी को वो लेकर के जाएगा। तो क्योंकि इनको अपनी माताजी बहुत प्यारे थे और वो इनके माताजी को सपोर्ट बहुत कर रहा था, इसकी वजह से इनके मन में उसके प्रति बहुत आकर्षण वगैरह पैदा हो गया। तो ये दोनों बच्चे जो हैं प्रेम प्रसंग के अंदर आ गए और क्योंकि वो खुल करके इनके माताजी की सेवा करता था, तो उस लड़के के परिवार में भी और अपने परिवार में भी इन्होंने बता दिया कि भई ये जो है इनको मैं पसंद करती हूँ और हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। और अपैरेंटली इनके जो घरवाले हैं और उस लड़के के जो घरवाले हैं, उन सब लोगों ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है जी, आप लोग कर सकते हो। लेकिन ऐसा आया कि वो जो लड़का है वो पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और जब वो लड़का विदेश गया 3 साल के लिए,
तो इनको ऐसे पता लगा कि वहां पर वो बहुत ज्यादा अलग अलग कन्याओं के संबंध संपर्क में आया और वहां पर उसके कई सारे अफेयर्स हो गए हैं। जैसे वो आपस में प्रेम प्रसंग में बच्चे होते हैं तो उनको एक दूसरे के सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स वगैरह पता होती हैं, कुछ वो वैलिडेट करते हैं, तो क्लियरली था कि वो दूसरे जो कन्याएं हैं उनके साथ फ्लर्ट वगैरह बहुत ज्यादा कर रहा है और शायद रह भी रहा है किसी के साथ। तो ये हुआ और फिर इतने में वो वापस आता उससे पहले इनकी माताजी गुजर गए। अब जब वो वापस आया तो इन्होंने इनकी माताजी को खो दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट थे अपने अंदर से। तो एक बारी के लिए इन्होंने ऐसा सोचा कि फिर भी मैं उसको दूसरा चांस दे करके देखती हूँ। लेकिन वो जो लड़का है उसकी जो माताजी हैं, जो पहले इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इनकी माताजी की मृत्यु के बाद उनका नेचर सा बदल गया और उन्होंने जैसे पर्पसली इन्होंने देखा कि वो उन्होंने अपने बेटे को इनसे दूर करना शुरू कर दिया। तो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन ये भी जानना चाहते थे कि ये जो लड़का है जो कि इतना सहयोगी है और आज भी इनको फील होता है कि इनसे भी प्रेम करता है वो, वो इनके जीवन में आया और अगर वो इतना सच्चा और अच्छा इंसान था तो वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में क्यों चला गया। और चलो अगर मैं उस चीज को अभी के लिए इग्नोर भी कर दूं कि भी वहां गया था या वो हुआ था और मैं उनके साथ वापस कोई अपना जीवन या कोई अपना भविष्य आगे देखूं, तो उसकी माँ को क्या हो गया है। उसकी माँ जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती थी, अचानक से वो दुश्मन क्यों बन गई है? क्यों वो अपने बेटे को दूर कर रही है? भई हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटस है या जो मेरा नेचर है, वो तो वैसा का वैसा ही है ना। तो उसकी माँ पलट क्यों गई है लड़के की? अब वो शादी कराने से मना क्यों कर रही है? क्यों अपने बेटे को खींच रही है? तो इन लोगों से क्या इनका कार्मिक कनेक्शन है? अपने पूर्व के जीवन के माध्यम से ये भी ये बहन जानना चाहते थे और अपैरेंटली दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ये बहन प्राप्त कर पाए। दोस्तों कई भाई बहन हमारी टीम्स को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि नहीं हमारे को तो हितेश भाई से ही सेशन कराना है ना। तो हमने पहले भी बोली थी ये बात, आज भी बोलते हैं हमारे वीडियोस के अंदर कि हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वही जो भाई बहन हैं उनको हमारे टीम के अंदर हमारे साथ वो काम कर रहे हैं जिनकी कैपेसिटी है हमारे ही जितने अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करना। और ऐसा नहीं होता है कि हितेश भाई करेंगे, मतलब कुछ केसेस में होता है कि कुछ अगर अनट्रेन्ड व्यक्ति करेगा या हाफ ट्रेन्ड व्यक्ति आपका सेशन करेगा तो उसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे जो टीम मेंबर्स हैं दे आर एज केपेबल एज आई एम, है ना। तो अगर आपका मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति है उसमें आपका सेशन नहीं होना है, तो अगर हम भी करेंगे तो नहीं होएगा, है ना। और होना होगा तो हम करेंगे या वो करेंगे तो वो एक जैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पूरे निश्चिंत होकर के जो टीम मेंबर है आप उनके साथ सेशन करा सकते हैं। और एक और छोटा सा एक कंसर्न है, वो हम सभी भाई बहनों को हाईलाइट कर देते हैं और अकॉर्डिंगली अगर आप इस प्रकार से कोई बुकिंग कर रहे हैं तो भी आपको सोच समझ करके चलना है। अभी रिसेंटली दो केसेस ऐसे आ गए हमारे पास जिसके अंदर किसी बच्चे का सेशन होना था और उनके पेरेंट ने उस सेशन को बुक किया था। अब देखिए जो बच्चा अडल्ट नहीं है, 18 वर्ष से जिसकी आयु कम है ना, 18-19 से कम का है, उसका तो सेशन करते ही नहीं है ना? क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि पूर्व के जीवन में तो 15 साल का बच्चा भी जा सकता है, लेकिन जो वो देखेगा, उसको समझने की, फिर उससे जो लर्निंग है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए बच्चे को, वो छोटी उम्र के बच्चे को नहीं होती है। इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं कि एक सर्टेन एज हो, कम से कम 20-22 साल का बच्चा तो हो, जिसका हम सेशन करें। तो छोटी उम्र के बच्चे की बात नहीं है, जिन बच्चों के सेशन किए गए, कोई 25 साल का बच्चा है, कोई 27 साल का बच्चा है, अब इनके पेरेंट्स ने सेशन कराया और पेरेंट्स बहुत डेस्परेट थे जानने के लिए अपने बच्चों का पास्ट लाइफ, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रहा था। अभी एग्जैक्ट तो हम केस शेयर नहीं करेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रहा था लाइफ में, तो वो चाहते थे कि भी बच्चे का पीएलआर कराएं और हमारे को पता लग जाए क्या था कनेक्शन। अब देखिए आपके लिए वो बच्चा है, भले ही उसके सेशन के पैसे आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए हमारी टीम के लिए वो एक 25 साल की, 26 साल की, 27 साल की आयु का एक वयस्क व्यक्ति है, यानी कि एक वो एडल्ट है हमारे लिए। तो जब हम सेशन करेंगे, जो भी निकल करके आएगा, वो आपके आप अगर एज अ पेरेंट आप उनका सेशन बुक कर रहे हैं, वो हमारी टीम आपके साथ शेयर नहीं करेगी। आपका जो बच्चा है, जो बच्चे होते हैं वो रिकॉर्डिंग भी डिमांड कर लेते हैं कि हमारा सेशन रिकॉर्ड कर लेना, उनको रिकॉर्डिंग भी भेज देते हैं। जो बच्चे बोलते हैं, वैसे रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन जो बोलता है कि रिकॉर्डिंग चाहिए, उनको रिकॉर्डिंग भी दे दी जाती है, ठीक है। तो बच्चे का क्या सेशन हुआ, उसने क्या देखा, उसके बाद वो आपको क्या बताता है, दैट इज बिटवीन यू एंड आपका बच्चा।
लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपके बच्चे का सेशन हम करें और अपडेट हम आपको दें, तो ये हमारी टीम नहीं करेगी, हमने ही मना कर रखा है, क्योंकि ये एथिकल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, फिर तो हम नहीं कराएंगे, तो भले ही आप सेशन बुक ना करें। लेकिन हमने जिस व्यक्ति का सेशन किया है, वो अब तो हुआ क्या कि जैसे किसी का सेशन बुक किया था तो उसका सेशन सक्सेसफुल हो गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार लाइव देख ली उसने। ठीक है। और जब उनके जो पेरेंट है उन्होंने इंक्वायर किया, तो उसने मना कर दिया कि मेरा तो पीएलआर हुआ ही नहीं, है ना, तो मैं तो कुछ नहीं देखा। तो उनकी जो माता जी हैं वो थोड़े भड़क गए कि भी ये तो हमारे पैसे वेस्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो उनको वैसे कम्युनिकेट किया गया था कि देखिए, ऐसा हो सकता है वैसे भी कि आप सेशन बुक करें और सेशन सक्सेसफुल ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके केस के अंदर इनका सेशन सक्सेसफुल हुआ था, इतना तो बता दिया हम लोगों ने। अब वो बच्चा क्यों मुँह कर रहा है, क्यों नहीं वो कर रहा, वो आपको बताना चाहता है, नहीं बताना चाहता, आपके इस झगड़े के अंदर हम लोग नहीं पड़ सकते। वो आप लोगों के बीच का डिसीजन है ना? तो वो बच्चे का केस है, बच्चा बताना चाहेगा तो वो खुद बताएगा। हम लोग अपडेट ऐसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि उस बच्चे का सेशन हुआ है। हाँ, कुछ केसेस के अंदर ये होता है कि पेरेंट्स बुक करते हैं, बच्चे और पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जब सेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे पेरेंट वहीं पर अवेलेबल होते हैं। तो आपको तो पता ही होता है कि कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना? तो वो बट दैट इज़ बिटवीन कि बच्चा जिसका सेशन हो रहा था, वो इस चीज़ के एग्रीमेंट के अंदर है कि ठीक है, मैं सेशन करा रहा हूँ, अभी आप प्रेज़ेंट हो सकते हो यहाँ पे, है ना? लेकिन अगर आपका बच्चा आपको नहीं बताना चाह रहा है, भले ही फीस आपने पे करी थी, ठीक है? लेकिन वो एक अडल्ट है, तो उसकी मर्ज़ी के बिना उसका केस जो है हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, है ना जी? तो ये एक छोटी-सी क्लैरिटी हमने देनी थी कि आपके लिए वो बच्चा है, लेकिन हमारे लिए वो एडल्ट व्यक्ति है ना जी? तो तो आप सोच समझ करके ऐसे केस के अंदर सेशन बुक करें, है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं कि मेरे को पता लग जाए उसका क्या था, तो वो पहले आप अपने बच्चे से बात कीजिए उस चीज़ के बारे में, वहाँ से ही आपको अपडेट लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब जो है जी, इनके पूर्व के जीवन के जो दृश्य सामने आए इस बच्ची के, उसमें इन्होंने क्या देखा, उसका अपडेट आप सभी को देते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो प्यारे भाई और बहनों, जो इनके अपने दादाजी हैं, जो कि पूरे हो चुके हैं, उनको ये अपने स्पिरिट गाइड के रूप में देखते हैं। अपने एक प्रकार से बोलते थे पितृ देवता, जो है इनके इनके स्पिरिट गाइड के रूप में आते हैं इनके दादाजी। फिर ये अपना कंसर्न उनको बताती हैं और फिर वो उनको पूर्व के जीवन में भेजते हैं। तो जो पहले पूर्व के जीवन में भेजते हैं, उसके अंदर ये खुद को एक कन्या के रूप में देखती हैं, जो कि लगभग 24 वर्ष की उस कन्या की आयु है। पैरों में बिछियां पहनी हुई हैं, भूरा रंग है कन्या का। नीचे की तरफ देखती हैं तो नंगे पैर हैं, नीचे सूखी सी मिट्टी पे खड़ी है बच्ची। कुर्ता सलवार पहना हुआ है लाल रंग का, खुले बाल हैं लंबे, और छिदी हुई नाक है, ऐसा बोलते हैं। जिस जगह पर बच्ची खड़ी होती है वहां पर आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पक्के मकान बने हुए हैं, और देखने के लिए बोला जाता है तो कहते हैं कि 7-8 मकान मुझे नजर आ रहे हैं। बच्ची को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई ठीक है, आपका जो मकान है आप वहां जाकर के खड़े हों। तो उनको ऐसा नजर आता है कि जैसे सफेद और लाल पत्थरों से बना हुआ एक घर है, और जिसके अंदर जाते हैं तो मतलब पक्का घर है, जड़ से बना हुआ है। 4 से 5 कमरे हैं उस घर के अंदर जब ये प्रवेश करते हैं। और जैसे हमने बोला, जड़ से बना हुआ मकान है, बहुत ही पुराने जमाने का है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। पुराना जमाना मतलब आप 100-1 साल पीछे चले जाएं, वैसे एक जमाने का घर है। लेकिन घर बहुत सुंदर है, और घर के अंदर जो सारी सुख संपदा की जो चीजें होती है, मतलब जिस चीज से आपकी प्रोस्पेरिटी दिखाई देती है, वो सब कुछ नजर आता है घर के अंदर। प्रॉपर लकड़ी का फर्नीचर नजर आता है। एक बड़ी सी घड़ी नजर आती है लकड़ी की, वो बड़ी वाली घड़ी नहीं होती जिसके अंदर वो पेंडुलम सा वो होता रहता है और बड़ा सा उसमें होता है, उस प्रकार की घड़ी नजर आती है। लकड़ी का सोफा है। जिस कमरे के अंदर ये होती है वहां पर 3 खिड़कियां हैं जिसके ऊपर पर्दे टंगे हुए हैं। तो मतलब ठीक ठाक समृद्ध परिवार का घर इनको नजर आ रहा होता है। समृद्ध है, लेकिन कोई बंगला महल नहीं है, 4-5 कमरों का घर है। ये कहती हैं कि घर के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। और कौन कौन घर में रहता है, ये कहते हैं घर में मेरी माँ है, पिताजी हैं, एक दादी है, एक छोटा भाई है, और घर के अंदर कुछ नौकर भी हैं। ठीक है। फिर ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। तो जो इनकी माँ है, इनके अभी के जीवन की मौसी नजर आती है इनको, कि वो माँ है। जो पिताजी है, वो बड़े भाई के रूप में नजर आता है, इस जन्म का जो बड़ा भाई है।
उसको ये अपने पूर्व के जीवन के पिताजी के रूप में देखते हैं। दादी कोई नहीं है। छोटा भाई भी ये कहते हैं कि भई एज़ सच मेरे को अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है इस जीवन में कोई है। 4-5 नौकर होते हैं, उनमें से केवल एक ही नौकर है, उसको पहचानते हैं ये। पूर्व के जीवन में पुरुष होता है वो, लेकिन इस जीवन के अंदर एक अम्मा है, जो कि इनके घर के अंदर काम करती हैं, काफ़ी उनकी आयु है। बुजुर्ग महिला हैं, उनको ये उस जीवन के अंदर देखते हैं कि उस जीवन में भी इनके परिवार के लिए काम करती थी, लेकिन उस जीवन में पुरुष थे वो। अच्छा, कहाँ पर है? तो ये कहते हैं कि मेरा जो घर है, ये मथुरा में है और मेरे जो विवाह है, उसको होने में कुछ इश्यू आ रहा है क्योंकि खुद को 24-25 वर्ष की आयु की कन्या के रूप में देख रही थी और ऐसा ठीक-ठाक परिवार हो और बच्ची कुमारी हो तो थोड़ा पहले के टाइम में ये होता था कि भी हो नहीं रही बच्ची की शादी। फिर पूछते हैं कि क्या हुआ? आगे हुई या नहीं हुई? तो लेटर ये बोलते हैं कि लेटर आई गॉट मैरिड इन अ वेरी रिच फैमिली। बहुत अमीर घर है और जो पति इनको नज़र आता है अपने इस वाले घर के अंदर पति को ये देखते हैं कि स्कूल टाइम के अंदर एक और इनके क्लास में लड़का था जो कि जिसको ये पसंद करते थे, उसको ये अपने पति के रूप में देखते हैं। एक छोटा बच्चा नज़र आता है घर के अंदर जो 5 वर्ष की आयु का है, जो कि इनका और इनके पति का बच्चा है। बच्चे ने शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं, मतलब निक्कर कमीज पहन करके बच्चा खड़ा है। उसको देखते हैं तो अपने इस जीवन का एक कज़न इनको नज़र आता है। जो सास है वहाँ पर, पूर्व के जीवन में, सास को ये देखती हैं तो दिखाई देता है कि सास ने एक पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है जो कि इनके इस जीवन की माँ है। अभी के जीवन की जो माँ है उसको अपने पूर्व के जीवन की सास के रूप में देखती है। मतलब कौन सी माँ? जिनकी अभी कैंसर के चलते मृत्यु हो गई है ना? उन्हीं के बारे में जानना चाह रहे थे। तो उनसे जुड़े हुए जीवन में चले जाते हैं कि पिछले जीवन में वो इनकी सास थी। अच्छा, तो अपने आप को लगभग 35 वर्ष की आयु की महिला के रूप में अभी ये देख रही होती हैं, जिसमें इनका बच्चा हो चुका है और ये कहती है कि हम लखनऊ के अंदर गोमती नगर नामक कोई जगह है ना? जहाँ पर हम रहते हैं। आज का जो गोमती नगर है, वो वाला एरिया मेरे को फ़ील हो रहा है, ये नाम आ रहा है मेरे मन में। अच्छा, तो कैसा रिलेशन है जी घर में? तो कहते हैं पति से तो बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन सास मुझसे चिढ़ी रहती है। सास डज़न्ट लाइक मी बिकॉज़ आई एम फ्रॉम स्मॉलर फैमिली। तो जो ससुराल में गए थे, ससुराल बहुत समृद्ध था और इनका जो परिवार था वो मिडिल क्लास फैमिली का था। तो एक तो सास को इस बात से दिक्कत है। दूसरा, ये कहती हैं कि जब मेरा विवाह हुआ, तो मेरे विवाह होने से जस्ट पहले ये पूर्व के जीवन में मेरे माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी वजह से भी सास को कुछ प्रॉब्लम है इस बात से कि माता-पिता की मृत्यु होगी, माँ-बाप इसके हैं नहीं, छोटे घर से हमारे यहाँ पे आ गई है, तो कुछ सास चिढ़ती रहती है इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है? ये कहती हैं कि जो पति है वो ममाज़ बॉय है और भई वो अपनी माँ के कहने में ज़्यादा ही चलता है, तो जब उसकी माँ मेरे साथ कुछ गलत करती हैं या दुर्व्यवहार करती है, तो बीच में कुछ बोलता नहीं है वो। हालाँकि पति बहुत प्रेम करता है मुझे, लेकिन बीच में कुछ नहीं बोलता। तो फिर हम कहते हैं भी और क्या है? तो कहते हैं जो सास है, उसको दूसरा बच्चा चाहिए, जो नहीं हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा कलपती रहती है इसकी वजह से कि दूसरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, तो फिर भई क्या हुआ, कैसे हुआ? तो कह रहे हैं जो सास है ना बहुत ज़्यादा मेरे पति के कान भरती रहती है, जिसके चलते मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ और फ्रस्ट्रेट होने के बाद मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी मेरा जो बच्चा है वो लगभग 10 वर्ष की उसकी आयु हो गई है। पहले 5 साल का था तो मतलब बच्चा 10 साल का हो गया तो ये कुछ 40 साल की हो गई है और ये कह रही हैं कि मैंने मेरे पति को ना छोड़ करके मैं अपने मायके चली गई। तो फिर इनको ऐसा नज़र आता है कि 2 साल तक ये अपने मायके के अंदर रहते रहे और इनका पति इनको लेने के लिए नहीं आया। क्यों लेने के लिए नहीं आया? अपनी माँ की वजह से क्योंकि जो पति है वो मम्माज़ बॉय था और इनकी सास को कुछ चिड़न थी इनसे। बस जैसे क्या होता है कि चिढ़ने का वैसे कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जो लोग होते हैं ना, लोगों के दिमागों में फितूर होते हैं अजीबो-गरीब। अरे आप अपने घर में बहू को लेकर के आए हो, उसके माता-पिता गुज़र गए, इसका बहू से क्या लेना-देना? बहू से क्या चिढ़ने की ज़रूरत है? भाई किसी कोई इंसान होता है, इंसान शरीर नश्वर है, मर भी सकता है कोई इंसान, तो उससे बहू थोड़ी गलत हो जाती है। दूसरा बच्चा चाहिए, एक बच पहली बात तो अगर एक भी नहीं हो रहा, तो भी इंसान को आप अपने घर में लेकर के आए हो, क्योंकि वो आपके परिवार का सदस्य है।
अगर बच्चा नहीं होगा तो उससे वो कम इंसान थोड़ी हो जाता है। लेकिन इनके केस में तो एक लड़का हो रखा था ऑलरेडी, फिर भी तो मतलब कैसे कोई फितूर हो जाता है किसी इंसान को, तो फितूर सा था। और उस फितूर के चलते वो अपने लड़के के कान भरती रहती थी 2 साल तक। जो इनका पति है इनको लेने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर इनको ऐसा पता लगता है कि जो पति है उसको अपने बच्चे की बहुत ज्यादा याद आती थी, कुछ इनकी भी याद आती थी, तो वो जैसे तैसे करके वो आ जाता है। अब फिर इनको नजर आता है कि जब पति इनको लेकर के जाता है तो फिर कुछ ऐसा होता है कि जो घर तो ले जाता है, लेकिन पता लगता है कि जो सास है वो क्रूअल थी और पूरे जीवन भर जो है तंग करती रही। और कुछ समय के बाद फिर जो सास है उसकी मृत्यु हो गई। अब अभी की जो इनकी माँ है वो तो इतनी ज्यादा सपोर्टिव थी। अच्छा, इनकी माँ की कहानी ये है, इनके इस जीवन की जो माता जी की कहानी है वो ये है कि पूरा जो खानदान है ना इनका, उन्होंने मिलकर के इनकी माँ को बहुत प्रताड़ित किया, पूरे जीवन भर ना बहुत टॉर्चर किया है उनको। तो एक ये भी जानना चाहती थी कि मेरी माँ इतनी टॉर्चर क्यों हुई है। तो ये बताना हम पहले भूल गए थे कि मेरे जो घर के सारे रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा चाची सब मिलकर के मेरी माँ को इतना टॉर्चर क्यों करते थे। मेरे पिताजी हमारे को तो सपोर्ट करते थे, लेकिन माँ को जब लोग टॉर्चर करते थे तो कोई कुछ नहीं बोलता था। और उस टॉर्चर के चलते ही, स्ट्रेस के चलते इनकी माँ को कैंसर हो गया, जिससे इनकी माँ जो है गुजर गई। अब ये देखती हैं कि पूर्व के जीवन में तो अब माँ ही इस जीवन में सारा है, लेकिन पूर्व के जीवन में तो वो इतना ज्यादा चिढ़ती थी इनसे। तो ये रिश्ता बदल कैसे गया। तो इनको ऐसा फिर गाइड के पास भेजा जाता है, जैसे जीवन दिखा करके। तो गाइड इनको बताते हैं कि बच्चे, आपके पूर्व के जीवन में आपके माता पिता गुजर गए थे, आपकी सास चिढ़ती थी, तंग करती थी, लेकिन आपके मन में बहुत तीव्र इच्छा थी कि आपकी सास का व्यवहार बदल जाए और उनसे आपको माँ का प्यार मिले, उनसे आप अपने माँ का प्यार पाना चाहते थे। ठीक है। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि पूर्व के जीवन की आपकी जो इच्छा है वो उस आत्मा तक पहुंची। पूर्व के जीवन में जब आपकी सास की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद भी भले ही वो कितना भी दुर्व्यवहार करती थी, आप उनके लिए तड़पते थे, आप उनके लिए रोते थे। तो आत्मा के रूप में उस आत्मा ने रियलाइज किया कि आप तो उसके अंदर ही अपनी माँ देखते थे, जिसकी वजह से वो ड्रामा फिर ऐसे बनता है कि दोबारा फिर जब उनका जन्म हुआ तो इस बार उन्होंने आपको अपना बच्चा अपनी कोख से जन्म देना उन्होंने निश्चय किया। और यहां पर ये क्लैरिटी मिलती है कि इतनी आप केवल 20-22 साल के हो तब आपकी मम्मी की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि पूर्व के जीवन में एज अ सास वो इतने ही समय आपके साथ थी, और एज अ सास इतने ही समय उन्होंने आपको तंग किया था। तो जितने समय उन्होंने एज अ सास आपको तंग किया था, उसका कर्जा था, उसका भार था उनके ऊपर, और आपकी इच्छा का सम्मान करना था उस आत्मा ने। तो उतने ही साल उसने मां बन करके आपको सपोर्ट किया, आपको प्रेम दिया। जब वो आपका हिसाब किताब आपस में पूरा हो गया, उसके बाद जो आत्मा पंछी है वो उड़ गया, उन्होंने फाइनली अपना देह त्याग कर दिया। उनके साथ इतना टॉर्चर वगैरह क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व के जीवन के अंदर एक जैसे चिढ़ा हुआ व्यक्ति होता है, दूसरों को हर्ट करने का उनका संस्कार होता है, तो वो इन सब लोगों को बहुत, क्योंकि पिछले जीवन में काफ़ी पावरफुल पोज़ीशन में थी वो, तो यही जो आपके आस-पास के रिश्तेदार हैं, इनको काफ़ी वो तंग करके आई हुई थी। तो जैसा तंग, जैसा त्रास उन्होंने दूसरों को दिया, उसी प्रकार का त्रास इन लोगों ने उनको दिया। आपके केस में बस ये हो गया कि आप इनको त्रास नहीं देना चाहते थे। अब उनको उन्होंने दुःख दिया, वापस में रिश्तेदारों ने दुःख दिया। आप इनको वापस दुःख नहीं देना चाहते थे, आप इनसे प्यार लेना चाहते थे। तो उनसे दुःख प्राप्त करके आपकी जो माँ है उसने अपना हिसाब-किताब पूरा किया, और आपको जो प्यार की इच्छा थी, वो प्यार दे करके आपको अपना हिसाब-किताब आपके साथ पूरा किया। जब हिसाब-किताब पूरा हो गया, तो वो आत्मा यहाँ से चली गई। फिर गाइड से पूछा गया कि जो मेरी माँ है, माँ को मुक्ति मिल गई है, मतलब वो अभी भी क्या, कैसे, क्या है? तो गाइड ने इनको बताया कि आपकी जो माताजी हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। जो आप तीनों बच्चे हो, वो आप तीनों के आस-पास घूमती रहती है, बार-बार आप लोगों को विज़िट करती है, और वो कुछ चिंतित रहती है अपने बच्चों को लेकर के, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, आगे वो जन्म नहीं ले पा रही है। तो अब इसके अंदर करना क्या है? तो जो माताजी हैं, इनके देखो अपने इनके पूर्वज हैं, इनके अपने दादाजी हैं, उन्होंने इनको बताया, बनारस में कोई स्थान इनको बताया गया कि वो, ने लिखा हुआ है आगे, बनारस के अंदर स्थान बताया गया कि अब जो तुम्हारी माता जी की डेथ एनिवर्सरी आएगी,
बरसी आएगी, उस पे बनारस में किसी स्थान पे जाकर के शिव जी की पूजा करवानी है आपको, और उसका सारा पुण्य मम्मी को समर्पित करना है। और उन्होंने बताया कि बनारस के उस स्थान से तुम्हारी मम्मी की आत्मा का कोई कनेक्शन है, तो वहां जाकर के जब आप पूजा कराएंगे, एग्जैक्ट स्थान तो हमारे थेरेपिस्ट ने बताया नहीं, लेकिन वहां पर उनको बताया गया कि कहाँ करना है। तो वहां पे कह रहे हैं कि जब पूजा होगी, तो तुम्हारा जो बंधन है उससे माँ जो है वो मुक्त हो जाएगी। तो वहां जाओ और वहां जाकर के पूजा कराओ, और तो वो जो भी बंधन है उनका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और गाइड ने बताया कि वो कोई एग्रेसिव आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप लोगों को लेकर के चिंतित है। तो वो जो भी उसकी चिंता का और जो अटैचमेंट का जो वो चीज है, वो इस पूजा कराने से जो अटैचमेंट है उससे आपकी माँ मुक्त हो जाएगी। तो बनारस के उस स्थान में जाकर के पूजा करानी। अच्छा, तो इसके बाद दोस्तों, जब फिर गाइड के पास गए और ये वाला गाइडेंस मिला, तो उसके बाद फिर पूछा गया अच्छा बाकी के जो प्रश्न हैं, जो अभी जिनके साथ ये प्रेम प्रसंग में थी, जो लड़का फॉरेन चला गया था और उसके बाद रिश्ता बदल गया है, उससे क्या कार्मिक अकाउंट है, इससे जुड़े हुए जो ये प्रश्न है, इसके उत्तर को प्राप्त करने के लिए गाइड ने एक दूसरे पास्ट के लाइफ में भेजा, जो कि इनको ऐसा नजर आता है कि ये अपने आप को एक अम, भारतीय कन्या के रूप में ही देखती हैं, जो कि जिसने जो है शर्ट एंड टॉप पहना हुआ है, मतलब ये कोई रीसेंट कोई समय की जो लाइफ है दिखाई देती है। लेकिन कहते हैं कि मैं लगभग 20 वर्ष की मेरी आयु है, कलर मेरा सांवला है, शर्ट और टॉप, स्कर्ट और टॉप, सॉरी, लॉन्ग स्कर्ट और टॉप मैंने पहना हुआ है। नजर आता है कि मैं कोई बहुत अमीर लड़की हूँ, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे नौकर काम करते हैं, और इनको फील होता है कि इनका नाम सोनाली है। इनको ऐसा नजर आता है कि एक बहुत बड़े घर में है, जिसके अंदर इनके जो पिताजी हैं वो ड्राइंग रूम में हैं, जिनको जब ये देखते हैं तो उनको लगता है कि अभी के जीवन में से कोई नहीं है। माँ एक नजर आती है पूर्व के जीवन में, जो माँ है वो इस जीवन की दादी नजर आती है। एक भाई है जो कि कोई नहीं है इस जीवन में, और एक बहन है जो कि इस जीवन की बहन ही है। और एक बार फिर से जो इनके नौकर होते हैं उनमें से, अच्छा, इस बार जितने भी नौकर होते हैं वो सभी लोग इनके इस जीवन में काम करने वाले लोग हैं, इनके आसपास के लोग हैं। इनको ऐसा दिखाई देता है कि पूर्व के जीवन में जो पिताजी हैं उनसे रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों से जो रिश्ता है वो घर के अंदर कुछ खास नहीं है, और पिताजी इस जीवन में कोई भी नहीं है। अच्छा, फिर इनको फटाफट मतलब दृश्य आगे बदलने लगते हैं, और इनको ऐसा दिखाई देता है कि शादी हुई है, तो शादी जिस घर के अंदर हुई है वहां पे सास है, ससुर है, पति है, और इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो जो सास है उसको बहुत बहुत दिक्कत है, और वो जो है, ये कहती हैं कि ये वाली सास भी जो है खून पी करके रखती है। जो पति है वो अभी वाला वही लड़का है जिसके साथ ये सोच रहे हैं क्षमा चाहते हैं, जिसके जिसके साथ ये सोच रहे हैं कि भाई मैं दोबारा जो रिश्ता है उसको आगे बढ़ाऊं, कुछ उसको वापस कन्विंस करने की कोशिश करूं, दोबारा हम साथ में आ जाएं। तो उसी लड़के को ये पति के रूप में देखती हैं। और जो सास है वो अभी उस लड़के की, जैसे पिछले जीवन में माँ थी, उसकी माँ, अभी वाली माँ ही इनको नजर आती है। तो इनको ऐसा नजर आता है कि इन लोगों ने काफी ट्राई किया बच्चा करने का। इनका जो पूरा परिवार था और जो रिश्तेदार वगैरह भी थे, सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। लड़का बहुत प्रेम करता था, लेकिन इनको ऐसा नजर आता है कि इनके अपने बच्चे नहीं हुए, और कुछ समय बाद परिवार वालों की रजामंदी से एक लड़का और एक लड़की को इन्होंने गोद ले लिया। जो बेटा सॉरी, जो बेटा था जिसको गोद लिया गया, अपने इस जीवन का एक कजन ब्रदर इनको नजर आया। जिस बेटी को गोद लिया गया था वो एक दूसरे, मतलब किसी और रिश्तेदार के थ्रू इनकी कजन सिस्टर है, वो नजर आई। बच्चों से रिश्ता बहुत अच्छा है। ये कहते हैं कि हम अभी शादी के बाद मैं राजस्थान बीकानेर में कहीं पर, और मैं कोई टीचर हूँ,
जो कि पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती है कहीं पे। और कुछ ऐसा है कि जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो बहुत मुझे लाइक करती है, लेकिन मेरे जो को-वर्कर्स हैं उनके साथ मेरी बनती नहीं है। थोड़ा-सा आउट ऑफ रेलेवेंस एक बात निकल कर के आई थी, आगे कुछ निकला नहीं इसमें। फिर इनको देखती हैं कि ये जो जीवन है, ये वाला जो जीवन है, इसके अंदर इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो रही है। केवल 40 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो रही है, और इस बार इनको ब्रेस्ट कैंसर है, जब इनकी मृत्यु हो रही है। और ये कहते हैं कि भी, इनसे पूछा जाता है कि मृत्यु के समय आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? तो ये कहते हैं कि मुझे मृत्यु के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्यों? कह रहे हैं क्योंकि जो बच्चा पैदा करने के लिए अलग-अलग तरह के ट्रीटमेंट मुझे कराए गए हैं, है ना? इस डेस्परेशन में कि अपना बच्चा हो जाए, अपना बच्चा हो जाए। कह रहे उसी के, हमारे को पता लगा है, उसी के साइड साइड इफ़ेक्ट से जो है, मेरे को कैंसर की बीमारी हो गई है। और ये कह रहे हैं कि जिस समय मेरी मृत्यु हो रही है, मेरे बच्चे, एक 12 साल का है, एक 13-14 साल का है, मतलब एक लड़का और एक लड़की है ना? तो है, तो कह रहे कि भले ही वो गोद लिए हुए बच्चे हैं, लेकिन मुझे उनकी बहुत-बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। और ये कहते हैं कि मुझे चिंता इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि मेरी जो सास है, उसने कभी इन बच्चों को ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया। बच्चों को सब कुछ मिला, लेकिन जो दादी का प्यार होता है, वो नहीं मिल रहा है उनको। और ये कहते हैं कि मुझे पता है कि जैसे ही मैं मरूँगी, वैसे ही जो मेरी सास है वो मेरे पति का विवाह कहीं और करा देगी। तो अभी ये थोड़ा उस सीन के अंदर स्टक हो गई थी। तो इनको थोड़ा शांत कराया गया और उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप आगे देखो, मृत्यु हो गई है, होने दो। उसके बाद देखो, शरीर से आप बाहर निकल गए, और उसके बाद थोड़े भविष्य के अंदर जाओ जब आप ऑलरेडी मृत थे, और फिर देखो कि क्या हुआ। तो इनको ऐसा नजर आता है कि इनकी सास ने इनके जो पति है उसका दूसरा विवाह करा दिया था। वो हमेशा से ही चाहती थी कि दूसरा विवाह हो जाए और अपने बच्चे पैदा करें। तो ये पूरा दृश्य नजर आता है। और फिर जो है, वापस से इनके जो स्पिरिट गाइड है उनके पास भेज दिया जाता है। अब ये पूछते हैं गाइड से कि क्या ये जो अब लड़का है, जो पिछले जीवन में मेरा पति था, जो मुझे प्रेम भी करता था, जिसने बच्चे गोद लेने में भी मेरे को सपोर्ट किया, उसकी माँ को दिक्कत थी, क्या आ, क्या मुझे वापस उसके साथ जो रिश्ता है उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए? तो इनके स्पिरिट गाइड, जो इनके दादाजी हैं, दादाजी, गुजरे हुए दादाजी हैं, वो इनको बताते हैं कि वो अभी भी तुम्हें बहुत प्रेम करता है, लेकिन इसकी जो माँ है, उसके संस्कार ऐसे हैं कि ये तुम दोनों को कभी भी साथ में खुश नहीं रहने देगी। दोस्तों, अभी जो ये पीएलआर हो रहा था, इसके अंदर आज सास ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, या होने वाली सास ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, इन लाइंस पे इनसे क्या गलती हुई थी ये तो नहीं निकला, लेकिन जो कई बार क्या होता है, सेम पैटर्न फॉलो कर रही होती है ना सोल्स, तो वही पहले पैटर्न वाली सोल है। तो उसके बेसिस पे इनको क्या डिसीजन अपने जीवन में लेना चाहिए, उसके ऊपर बहुत इनको अच्छे से क्लैरिटी इनके गाइड ने दी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कि गाइड ने कहा कि वो वापस भी आएगा, खुद आएगा वापस तुम्हारे पास, लेकिन आपको अपने मन से उसको निकाल देना है। क्योंकि अगर आप उसके साथ आओगे ना, तो जो उसकी माँ है, पिछले जीवन के अंदर भी कुछ ऐसा था कि उसकी माँ को इस चीज का फिनिकी हो गई है, वो अंदर से वो आत्मा ना, वो पिछले जीवन में शादी भी तो उसकी माँ ने ही कराई थी, लेकिन उसकी माँ के अंदर वही डर है कि तुम लोग साथ आओगे तो बच्चे नहीं होंगे, और उसको फ्रस्ट्रेटेड रहना पड़ेगा। और इस चक्कर के अंदर वो शुरू से ही तुम्हारी जो जिंदगी है उसके अंदर जैसे कड़ी घोल देगी, और तुम्हारा जो वैवाहिक जीवन है उसको अच्छे से नहीं चलने देगी। तो गाइड ने कहा कि भले आप लोग साथ में थे, आप लोग प्रेम में थे, लेकिन अपने इस जीवन के अंदर इस लड़के के साथ आपको, अगर आप विवाह करते हो, तो जो अच्छा होना है आपके जीवन के अंदर, वो सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और आप जो है एक अजीब से लूप के अंदर फंस जाओगे। तो इनके गाइड ने इनको स्ट्रिक्टली मना किया कि आपको विवाह इस लड़के से नहीं करना है। विवाह नहीं करना है तो आगे क्या करना है, उसके ऊपर भी गाइडेंस इनके गाइड ने इनको दी। फिर इनसे पूछा गया, गाइड से पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, बचपन से मुझे इतने सारे लोगों ने मोलेस्ट करने का प्रयास किया है, मुझे असॉल्ट किया गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ? तो गाइड ने कहा कि तुम अपने कई जन्मों से
बहुत समृद्ध व्यक्ति रहे हो। जैसे आपने देखा पिछला जीवन भी, उससे पिछला जीवन काफी अमीरी वाला था। और गाइड ने कहा कि तुम्हारे को पढ़ने लिखने का वरदान है, जिसके चलते तुम हमेशा अच्छे पोजीशंस के अंदर रहे हो। अंग्रेजों के समय के अंदर भी ये अच्छे पोजीशंस के अंदर रहे हैं। और इनकी गाइड ने इनको कहा, इस बार दृश्य तो नहीं आए, लेकिन गाइड ने कहा कि अपने कई जन्मों तक तुमने जो है अपनी पावर को मिसयूज किया है। उन्होंने कहा कि देखो, अभी तो तुम कन्या वाले चोले तुम अपने देख रहे हो, जिसमें तुम लड़की थे। अभी भी तुम कन्या हो, और इस बार तो तुम फिजिकली इमोशनली काफी वीक हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी तुम मेल बॉडी में रही हो, और तुम्हारे पास जो पावर, जो धन की शक्ति, या तुम्हारी बुद्धि का बल, या जो पोजीशंस तुम्हारे पास रही हैं, तुमने हमेशा अपनी पावर का मिसयूज किया है, और लोगों को तंग किया है, और लोगों को अपने जैसे अंडर में हरास करके रखा है हमेशा। तो इनसे पूछा गया कि भाई, क्या मैंने मैंने भी मोलेस्ट किया है किसी को, या मैंने गलत कार्य किया है इस प्रकार का? तो गाइड ने इनको कहा कि नहीं, तुमने किसी को भी मोलेस्ट नहीं किया। और इसी वजह से ये सामने वाले जो लोग हैं, इन्होंने जब तुम्हारे साथ ऐसा करने का प्रयास किया, तो उनकी वजह से दुख और डिप्रेशन तो आया, लेकिन वो ये वाला जो कार्य है नहीं कर पाए। बट गाइड ने कहा कि क्योंकि तुमने कन्या के रूप में जन्म लिया है, और ये एक तरीका है तुम्हारे को बहुत ज्यादा आघात पहुंचाने का, तुम्हारे को तोड़ देने का अंदर से, तो जो इन आत्माओं से हो सका वो इन्होंने किया। लेकिन गाइड ने कहा कि आपने कभी मोलेस्ट नहीं किया था, आपने हरास बहुत किया था, लोगों को दबा करके बहुत रखा था, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें इन्हीं लोगों ने वापस आकर के आपके साथ करी, जब आप एक वीक स्टेट ऑफ माइंड में थे। छोटा सा बच्चा वो तो वीक होता है ना, क्या करेगा बेचारा। तो ये ऐसे बताया उन्होंने, इससे जुड़े हुए दृश्य नहीं दिखाए, लेकिन ये बताया। अच्छा, फिर इसमें आगे हमने नोट्स बनाए हुए हैं, माता जी की मुक्ति। माता जी की मुक्ति का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पहले ही हमने बता दिया था। तो गाइड ने इनको बताया कि तुम्हें उनकी मुक्ति करानी है। माँ तुम्हारी अभी भटक रही है, मतलब भटक कैसे रही है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा विजिट करती है। कैसे कराएंगे? तो उन्होंने बताया कि डेथ एनिवर्सरी पे वो बनारस में जाकर के पूजा करनी है। इनसे पूछा गया कि अच्छा, जो भी अब मेरे साथ कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, या जो भी मेरा विकर्म है, जिसकी वजह से मैं इतनी अकेली हूं मेरे जीवन के अंदर, इसका क्या करना है, आगे क्या करना है? तो गाइड ने कहा कि थोड़े ही समय में तुम एक एनजीओ शुरू करोगे, और वो एनजीओ जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, जिनको जो दबी हुई होती हैं, है ना, उनके सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ काम और सेवा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तो जैसे क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा हमारा मंथन है कि इनके पूर्व के जन्म में जब भी ये पावरफुल पोजीशंस के अंदर रहे, इन्होंने दूसरों को दबाया। एज अ पुरुष महिलाओं को भी दबाया होगा, है ना? तो अब कोई हमने काम किया होता है ना, तो उसका प्रायश्चित क्या होता है कि जिस तरह की एनर्जी में एक नेगेटिव रोल हमने प्ले कर लिया, उसी प्रकार की एनर्जी के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। लोगों को दबाया है ना? तो अब उसका निवारण क्या है? ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, जिससे लोग, दबे हुए लोग उठें, सशक्त बने। तो गाइड ने कहा कि बच्चे, तुम आगे चल करके, अच्छा, अगर आप इनका आध्यात्मिक समाधान वाला वीडियो देखेंगे ना, अभी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उसका दिखाई दे जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर हमने भी इस बच्ची को इन्हीं लाइंस पे गाइड किया था कि आपको कैसे अपने आप को शारीरिक रूप से भी अपने आप को सशक्त बनाना है, और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाना है। तो हमने तो बच्ची को ये गाइडेंस दिया था, लेकिन गाइड ने, इनकी जो स्पिरिट गाइड है, उन्होंने एक फर्दर ये इनको आगे कर दिया कि सिर्फ तुम्हें अपने लिए नहीं करना है, तुम आगे दूसरी महिलाओं को सशक्त करने के जो फील्ड है उसके अंदर काम करोगी, और तुम अगर उसके अंदर लगी रहोगी, तो तुम्हारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, जो तुम्हारे भार हैं वो उतर जाएंगे, अपने जो पाप है, पाप के बोझ से तुम मुक्त हो जाओगे। ठीक है जी। तो ये जो इनके गाइड हैं, उन्होंने इनको गाइडेंस दिया। अब इनका जो घर परिवार है, क्या है, धन संपदा बहुत है इन लोगों की। तो इस तरह की चीज कर पाना, बच्चे, इसके पास बैंडविड्थ है, बच्ची कर सकती है। लेकिन एक संकल्प की बात होती है ना, कि मैं क्या करूं। ठीक है जी। तो ये था जो पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। अब तो सारे प्रश्नों के उत्तर इनको मिले। इनको कौन से रिश्ते में कितना आगे बढ़ना है वो भी बताया गया। जो भी वाला लड़का है उसको परस्यू नहीं करना है, वो सामने से आएगा तो भी नहीं परस्यू करना है। कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो जब एक इंसान, ठीक है, दूसरों की आंखों में ढूंढता रहता है ना कि कोई मुझे प्रेम करने वाला, मुझे सपोर्ट करने वाला मेरे जीवन के अंदर आ जाए,
तो बहुत बार जीवन के अंदर निराशा हाथ लगती है, क्योंकि हर कोई आपसे कुछ चाहता होता है। हर कोई व्यक्ति जो है उसके जीवन में अपनी कुछ कमी है, वो कुछ चाह रहा है। तो हमें अगर कुछ प्राप्त करना है ना, तो उसका जो उत्तर है, उसका जो समाधान है, वो खुद को सशक्त बनाने में ही है। अब खुद को हम सशक्त बनाएँगे, तो दूसरों को सशक्त बनाने के लिए हमें संकल्प करना है। ये तो हम संकल्प कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा आकर के मुझे सशक्त बना दे अगर, या किसी तरह से मेरे को सपोर्ट कर दे, मेरे जीवन की कमी पूरी कर दे, तो क्या होता है, ऐसे इंतज़ार के अंदर ना पूरे जीवन भर मनुष्य जो है वो धोखे खाता रहता है और फँसा रह जाता है ना? तो बच्ची जो है इसको अपने सशक्तिकरण पे काम करना है। इसी मैसेज के साथ जो है, ये जो हमारा आज का जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस है, इसको फिर हम संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं वीडियो को। हम आशा करते हैं जो बच्ची का जो केस है, इसमें आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ आपको शिक्षा प्राप्त हुई होगी, और आध्यात्मिक समाधान वीडियो के अंदर बच्ची को हमने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे, वो जो वीडियो है, उसको भी अभी आप, जो ये वीडियो एंड होएगी तो लास्ट में वो आ जाएगा। आप चाहें तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए